हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूरा जाना था, रेट्स, कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल्स, यूजेस, टाइप्स एंड एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग हमने देखा था। तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। Descriptive epidemiology, it is the first phase of epidemiological investigation। जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ये पहला फेज रहता है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को एक्सप्लेन करता है और हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो डिजीज़ से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जो थी वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंडर हैंड आती है, जो कि हमने एपिडेमियोलॉजी वाली वीडियो में देखा था। तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और अभी तो अभी हम डिटेल में इसको देखते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंडर हैंड आती है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, मतलब इसमें कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता है। अगर दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन है तो वो वाली स्टडी एनालिटिकल होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंडर हैंड आती है और इसमें कंपैरिजन ग्रुप नहीं है, ताकि हमें वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में कभी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक और पॉइंट हमें इसमें याद रखना रहेगा कि इसके अंदर हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं। टेस्ट हम एनालिटिकल स्टडी में करते हैं, इसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं, इसमें हम टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वाइवा में कई बार हमको कन्फ्यूजन दिलवा देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंडर हैंड क्या क्या आती हैं? केस रिपोर्ट्स रहती हैं, केस सीरीज़ रहती हैं, जो क्रॉस सेक्शनल सर्वेज हम लोग करते हैं, और जो इकोलॉजिकल स्टडीज़ रहती हैं वो सारी इसमें आती हैं। इसमें हम कोई भी चीज़ से कंपेयर नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन ग्रुप। ठीक है, और एनालिटिकल स्टडी में कंपैरिजन ग्रुप रहता है, जो कि हम आने वाली वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टेप्स इन एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। नाउ वी हैव फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है? वी हैव टू डिफाइन द पॉपुलेशन, कि भाई हम जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमें डिफाइन करना है। उसके बाद हम जिस डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं उसको हमको डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद उसी डिजीज़ का हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग। मतलब 3 तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, वो हमें डिस्क्राइब करना है। जब हमने डिस्क्राइब कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? भाई हम उस डिज़ीज़ को हम मेजर करते हैं, भाई इसका क्या है, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, किस रेट से ये ज़्यादा फैल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ के अंदर देखते हैं। जब हमने मेजर कर लिया, हमने डाटा भी रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं पिछले रिकॉर्ड से, जो रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल रहता है या भी जो नोन इंडाइसेस रहते हैं उनसे हम उस चीज़ को कंपेयर कर देते हैं। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। फिर हम इसमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं कि भाई पहले वाले जो नोन इंडाइसेस हैं उनमें कोई डिफरेंस है या कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन, ठीक है, या सपोजिशन कि देयर इज़ अ डिफरेंस और देयर इज़ नो डिफरेंस। मतलब 2 हाइपोथेसिस हमने पढ़े थे, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, ना कि टेस्ट करते हैं। टेस्ट हम एनालिटिकल स्टडी में करते हैं। तो ये बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आ गया कि भाई हमें पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करनी है। कैसे? कि किस एज की पॉपुलेशन हमने ली है, क्या जेंडर है उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे मिडिल एज ग्रुप है या फिर एडल्ट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, मेल है कि फीमेल है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं या फिर लेबर क्लास है, उनका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि भाई वो क्या कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग अपनी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये भी रह सकता है कि भाई हमने क्या होल पॉपुलेशन ली है उस ज्योग्राफिकल एरिया की, या हमने पर्टिकुलर ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया है उस पॉपुलेशन में से।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है कि भाई अब हम लोगों को डिजीज़ जो हमें देखनी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि भाई हम डिजीज़ को पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, भाई उस पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम उस चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से। भाई ये आइडेंटिफाई कर ली, पर ये किस रेट से ये मेजर हो रही है और किस वजह से हमने इसको बोल दिया है कि भाई ये डिजीज़ है। तो एक एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं डेंटल केरीज़, ठीक है। डेंटल केरीज़ को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई एक डिफाइन कर रहे हैं हम कैसे कि भाई एक इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज़ होती है जो कि इनऑर्गेनिक पोर्शन का डिमिनरलाइजेशन करती है और डिस्ट्रक्शन करती है ऑर्गेनिक पोर्शन का। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कैविटेशन हो रहा है। तो हमने कैविटी को देखा, मतलब हमने डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसी को भी हम मेजर भी तो कर रहे हैं कि भाई ये कैविटेशन है, पर कितना एक्सटेंट कितना है इसका। तो हम एक्सप्लोरर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि भाई कैच है या नहीं है, उसका बेस कैसा है। एक्सप्लोरर टिप से उसका कलर देखते हैं, टूथ का कैविटी कितनी बनी है वो देखते हैं, अब पेन है या नहीं है ये देखते हैं। तो हमने इस तरीके से एक डिजीज़ जो डेंटल केरीज़ है उसको हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो रहता है इसके अंदर वो रहता है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिजीज़ तो हमें पता लग गई कि भाई अब वो डिजीज़ है टाइम के हिसाब से कैसे फैल रही है, किस जगह पे ज़्यादा हो रही है और किन लोगों में हो रही है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये डिस्क्राइब करती हैं डिजीज़ को। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें जो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग हमने अब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये वाइवा में हम लोगों को कई बार पूछा जाता है कि एपिडेमिक क्या है और टाइम के हिसाब से किसी भी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी को आप बताइए। तो सबसे पहला रहता है कि भाई शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो वर्ड है एपिडेमिक। तो ये हमसे कई बार पूछा जाता है कि भाई एपिडेमिक क्या है। शॉर्ट ड्यूरेशन में जो चीज़ नॉर्मल से एक्सेस हो रही है तो वो होती है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में एपिडेमिक। फिर पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, मतलब पीरियड्स में जो कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से जो चीज़ हो रही है, सीजनल है कि साइक्लिक है। नेक्स्ट जो रहती है ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस, तो उसे हम सेक्युलर ट्रेंड्स भी बोलते हैं। तो ये चीज़ वाइवा में ज़रूर पूछी जाती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम एक के बाद एक इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या था टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में, एपिडेमिक, ठीक है। तो ये है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। अब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में क्या हो रहा है, कुछ कम टाइम के अंदर, है ना। तो केसेस या हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स जो हो रहे हैं एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, मतलब जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा हो गए, ठीक है, कम टाइम के अंदर। और 3 तरीके के रहते हैं एपिडेमिक में भी, तो कॉमन सोर्स, प्रोपोगेटेड एंड स्लो एपिडेमिक। अब कॉमन सोर्स फिर अगेन डिवाइडेड है सिंगल एक्सपोजर एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर। तो सिंगल एक्सपोजर में क्या रहता है कि भाई जो हम एपिडेमिक कर्व देखते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वो राइज एंड फॉल्स जो है एकदम रैपिडली हो रहा है, एकदम से बढ़ा और एकदम से कम हो गया, ठीक है। और जितने भी केसेस होते हैं वो 1 इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़ में ही, मतलब 1 इंक्यूबेशन पीरियड में ही वो डेवलप हो जाते हैं जो भी केसेस रहते हैं। लेकिन जो इसी के अंदर कॉमन सोर्स में ही कंटिन्यूस एक्सपोजर जो रहता है, इसमें क्या होता है, कर्व जो रहता है पहले एकदम रैपिडली राइज करता है, फिर ग्रेजुअली वो बढ़ता है। तो वो चीज़ रहती है, इसका एग्जाम्पल हमने क्या बता दिया, कॉलेरा, ठीक है। तो कॉलेरा का इसका हमने एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट जो है प्रोपोगेटेड में क्या रहता है भाई, इन्फेक्शंस जो रहते हैं ना उसका ओरिजिन और ट्रांसफ़र जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में रहता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर ही, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो प्रोपोगेटेड उनका रहेगा। और स्लो एपिडेमिक जो रहता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा स्लो मोड में रहता है और एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी में रहता है। नेक्स्ट हमने देखा इसी के अंदर ही टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में ही पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। अब पीरियोडिक फ्लक्चुएशन वो है सीजनल ट्रेंड्स एंड साइक्लिक ट्रेंड्स, ठीक है। पीरियोडिक में 2 चीज़ आ गई। सीजनल का एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉमन कोल्ड जो कि विंटर में रहता है। मलेरिया का क्या है, रेनी सीजन में ज़्यादा रहता है,
ठीक है। तो ये सीज़न के हिसाब से हो रही है एपिडेमियोलॉजी, मतलब जो हम लोग डिजीज़ का फैलना जो है वो जो टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं तो वो सीज़न के हिसाब से, साइकिल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मीजल्स रहता है वो 2 से 3 साल तक में रहता है, और रुबेला जो रहता है वो 6 to 9 ईयर्स में रहता है। ठीक है। दिस वॉज ड्यू टू नेचुरली अक्रिंग वेरिएशन इन हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी में जो वेरिएशन हुआ है उसकी वजह से होता है। हर्ड इम्यूनिटी क्या रहता है, जैसा कि अभी वैक्सीनेशन के बाद में जो कोविड अब जो नहीं फैल रहा है, ये क्यों नहीं फैल रहा है, क्योंकि अब हर्ड इम्यूनिटी की वजह से ये नहीं फैल रहा है। तो हम इम्यूनिटी पे और ज़्यादा डिटेल में वीडियो जब डालेंगे तो आप उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, हर्ड इम्यूनिटी जो रहती है वो कम्युनिटी बेस्ड जो इम्यूनिटी होती है उसे हर्ड इम्यूनिटी यानी ग्रुप के अंदर जो रहती है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट रहते हैं सेक्युलर ट्रेंड्स। ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म वाला था, अब हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रहता है। यहाँ पे जो अकरेंस होती है डिजीज़ वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सेवरल ईयर्स रहती है या फिर डिकेड्स हो सकते हैं, जितना लंबा टाइम रहता है। तो इसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है और डायबिटीज़ इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो ये सिंगल एक्सपोजर। ठीक है, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक भी बोला जाता है इसको, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हमारा कर्व रहता है वो रैपिडली राइज होता है और फिर वो फॉल हो जाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो पॉइंट सोर्स एपिडेमिक इसे कहा जाता है। और कंटिन्यूस एक्सपोजर जो रहता है इसमें क्या रहता है कि भाई कर्व जो रहता है वो, इसका एग्जांपल हमने कॉलेरा पढ़ा था, इसमें ऐसे और ग्रेजुअली वो फॉल होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए दोनों में ये शार्प पीक तो हमको मिल रहा है लेकिन ये रैपिडली फॉल भी हो रहा है, लेकिन ये क्या रहता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेके कर रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए, सिंगल और कंटिन्यूस एक्सपोजर। ये वाला हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, कॉमन सोर्स एपिडेमिक में सिंगल एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर को हमने जो ग्राफ बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा। अब नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि भाई प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। ये ज्योग्राफिकल कंपैरिजन को एक तो बताता है कि भाई कौन से एरिया में ये ज़्यादा हो रहा है, नेशनल या इंटरनेशनल वेरिएशंस को बताता है, रूरल और अर्बन वेरिएशन को बताता है, जो लोग लोकल रह रहे हैं या माइग्रेट हो चुके हैं उनमें क्या वेरिएशन रहे उनको बताता है। तो जो स्टडीज़ रहती हैं इनमें क्या होता है, अगर जेनेटिकली सिमिलर ग्रुप हैं, ठीक है, और एनवायरमेंटल डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन यहाँ पे अगर हम दो स्टडी कंपेयर करते हैं तो यहाँ जेनेटिकली तो सिमिलर थे लेकिन यहाँ जेनेटिकली डिफरेंट हैं और एनवायरमेंटल सिमिलर कंडीशन में हमने कंपैरिजन किया। तो इस तरीके से हमने ये प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये रहता है पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। अब किन लोगों में क्या एज ग्रुप है, क्या जेंडर, कौन से जेंडर में ज़्यादा है, उनकी एथनिसिटी क्या है, तो ये क्या करता है हाई रिस्क ग्रुप्स को बताता है। जैसे कि कोल माइंस में जो वर्क करते हैं तो उनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मीज़ल्स जो है वो चाइल्डहुड में ज़्यादा रहता है, कैंसर मिड एज में होने का चांस ज़्यादा रहता है, ओल्ड एज में एथरोस्क्लेरोसिस बताता है। तो ये एज के हिसाब से हमने डिजीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन को बताया है। फिर हम जेंडर के हिसाब से देखते हैं तो जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये ज़्यादातर वुमेन में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और लंग कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मेनली मेल्स में ज़्यादा रहती है, वुमेन में कम रहती हैं। तो ये पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन का बताया। अब एक बायोमोडालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है और हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम नहीं बता पाते हैं। तो बायोमोडालिटी का मतलब क्या रहता है कि जब हमारा स्टडी मटेरियल होमोजीनस नहीं होता है तब हम लोग जो कर्व देखते हैं वो बायोमोडालिटी वाला कर्व रहता है। इसमें क्या रहते हैं, दो डिस्टिंक्ट सेट होते हैं, मतलब कॉजुअल फैक्टर्स के दो सेट्स रहते हैं अलग अलग, और वो दोनों ही काम कर रहे होते हैं और हमें
एक पीक की जगह 2 पीक्स मिलते हैं, ठीक है। तो एज इंसिडेंस कर्व, तो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ऐसे 2 पीक रहते हैं इस तरीके से। तो ये 2 पीक हुए, तो हमें ये 2 पीक्स मिलते हैं इसके अंदर बायोमोडालिटी में, और 2 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉजल फैक्टर्स भी रहते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है वो एज इंसिडेंस कर्व रहता है, एक रहता है ल्यूकीमिया, हॉजकिंस डिजीज़ में भी हमको मिलता है, और फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी हमको बायोमोडालिटी के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का स्पेशल इंटरेस्ट रहता है इसमें, जब ये 2 कर्व रहते हैं। तो ये वाइवा में कई बार पूछा जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि बायोमोडालिटी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने डिस्क्राइब कर दिया उसको, अब हम मेजर करते हैं डिज़ीज़ को कि डिज़ीज़ मेजर कैसे होती है। तो 2 तरीके के रहते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, उनको हम प्रिवलेंस स्टडीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, पीसी, प्रियंका चोपड़ा करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवलेंस एंड क्रॉस सेक्शनल आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसका पी याद कर लीजिए और इसका सी याद कर लीजिए, तो यू विल नेवर फॉरगेट। तो इसमें क्या रहता है, एक्सपोजर्स एंड इफेक्ट, उन दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेजर करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इजी एंड इकोनॉमिक रहती हैं इसको मेजर करना। अब जो नेक्स्ट हमने देखी हैं वो होती हैं लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़ और इंसिडेंस स्टडीज़। इंसिडेंस जिसमें न्यू केसेस रहते हैं, प्रिवलेंस जिसमें ओल्ड एंड न्यू दोनों रहते हैं, ठीक है। और ये पीसी करके आप याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़ का इंसिडेंस स्टडीज़। अब प्रिवलेंस और इंसिडेंस में एक पी के साथ अगर क्रॉस सेक्शनल हो गया तो इधर लॉन्जिट्यूडनल रह गया। इसमें क्या रहता है, सेम इंडिविजुअल्स आर ऑब्जर्व्ड एट डिफरेंट टाइम पीरियड। हम लोग क्या करते हैं, एक ही इंडिविजुअल को अलग अलग टाइम पीरियड पे देखते हैं। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि वो ही लोग वापस से आना और अपना पूरा उस चीज़ को भी, कई बार क्या होता है, कई लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई हमको नहीं करना, एट्रिशन हो सकता है कि हमें नहीं इंटरेस्ट है, या उनकी डेथ हो सकती है। तो उन्हीं लोगों को वापस से दोबारा से वो चीज़ करना तो थोड़ा मुश्किल रहता है। नाउ फिर हमने सब कंपेयर मेजर भी कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, हम नॉन इंडाइसेस से कंपेयर करेंगे। कैसे, डिफरेंट पॉपुलेशंस और डिफरेंट जो सब ग्रुप्स रहते हैं उन्हीं पॉपुलेशन को हम उन दोनों में कंपेयर करेंगे, और फिर हम उसमें से हाई रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। क्लास में हम देखते हैं सारे बच्चे हैं, जाके हमने देखा कि सब बच्चे हमने कोई चैप्टर एक्सप्लेन किया, उसमें से कुछ बच्चों ने तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से बता दिया, और कुछ ने जो था वो नहीं बता पाए। तो जो नहीं बता पाए उनको हमने कंपेयर कर लिया जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से बताया, ठीक है। और हमने देख लिया कि भाई ये हाई रिस्क ग्रुप में कैसे आए कि भाई ये नहीं पढ़ रहे हैं या इनको समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे हमने उनको कंपेयर कर लिया। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करा, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है ये सपोजिशन, हाइपोथेसिस को सपोजिशन बोलते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन की वजह से आया है। हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशनल स्टडी है ये, कंपैरिजन ग्रुप इसमें नहीं होता है। और इसमें क्या रहता है, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। टेस्ट हमेशा एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में ही किया जाता है। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आप भूल नहीं पाएँ। तो हाइपोथेसिस क्या स्पेसिफाई करना चाहिए, एक तो हमारा पॉपुलेशन को बताना चाहिए, स्पेसिफिक कॉज को बताना चाहिए, आउटकम हमें क्या मिलने वाला है वो बताना चाहिए, कोई डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है वो हमें बताना चाहिए। तो हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और टेस्ट किस में करते हैं हम, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो इससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और वो हमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को बताता है, ठीक है। हमें एटियोलॉजी का क्लू देता है ये, ठीक है। उससे हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं कि भाई ये उसकी वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो डेटा हम इनसे कलेक्ट करते हैं उसको हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड हेल्थ सर्विसेज को इवेल्युएट करने में
यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमें रिसर्च में मदद करता है, जिसकी वजह से हम उसका टाइम, प्लेस, पर्सन के हिसाब से हम डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। तो ये यूजेस थे हमारे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।